नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुविकल्पी हैं। तो सीडीपी के हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हैं, सीटेट 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप सीटेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डेसिमल जीएस स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। सी टेट के पूरा सभी सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको याद करने के लिए। जैसे कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, स्किनर ने और कोहलर ने, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, पावलोव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। तो इसको आप इसी फॉर्म में तैयार रखिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में मतलब याद करने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और आपको पता होगा कि कोहलर ने किस पर किया था, चिंपैंजी पर। तो ये केवल आपके याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए, पावलोव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, पावलोव ने कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे पर और कोहलर ने चिंपैंजी पर। बहुत ही आसान तरीके से किया गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो डेसिमल जीएस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, बस केवल ये आप डेसिमल में 004 और लगा लीजिए, ठीक है। आप लिखिएगा डेसिमल डेसिमल और 004, आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है नैमित्तिक अनुबंधन, बी है प्राचीन अनुबंधन, सी है चिन्ह अनुबंधन और डी है समीपस्थ अनुबंधन। तो सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको। राइट आंसर नोट कीजिए, फर्स्ट का होगा ए ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम आपको याद रखना है नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। अगर आपने हमारा स्किनर वाली वीडियो जो है मात्र 10 मिनट की, इसको देखा होगा तो वहां पर मैंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम करवाया है कि नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अब देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नैमित्तिक अनुबंधन क्या है। तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें यह कह रहे हैं कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को, नोट कीजिएगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। जो व्यवहार जानबूझकर या अन्य विकल्प होने पर भी किया जाता है उसे सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यवहार जिसको हम जानबूझ करके करते हैं, या कोई हमारे सामने विकल्प है, उसके होने पर हम फिर से जानबूझ करके वो व्यवहार करते हैं, तो उसे सक्रिय अनुबंधन कहा जाएगा। आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, साथ ही साथ आपको कबूतर पर भी याद रखना है। याद रखिएगा कि स्किनर ने चूहे और कबूतर दोनों पर किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता चूहे पर मिली थी। तो इस वजह से आपको ज़्यादातर ऑप्शन में चूहा ही मिलेगा, लेकिन कि अलग से आपको कबूतर भी याद रखना है कि स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो कबूतर और चूहा दोनों याद रखना है, और सबसे ज़्यादा मान्यता पूछे तो चूहे को बताइएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नैमित्तिक अनुबंधन क्या है। यहाँ पर आपने देख लिया कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं, ठीक है। जो व्यवहार जानबूझकर या अन्य विकल्प होने पर होता है, ठीक है, उसे आप कह सकते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन, ठीक है। तो ये सभी एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की। सीखने के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीखने के सिद्धांत की यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, सी है कोहलर और डी है पावलोव। नोट कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन का सीखने के सिद्धांत की सर्वप्रथम खोज की थी किसने, थॉर्नडाइक ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी, तो थॉर्नडाइक महोदय ने की थी सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कुछ ना सीखना, बी है बाएं हाथ से सीखना, सी है गलत कौशल सीखना और डी है सीखने में बाधा। तो नोट कीजिएगा, ऋणात्मक सीखने का जो स्थानांतरण है वो है सीखने में बाधा। क्या है? सीखने में बाधा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन से पहले, चौथे नंबर से पहले, यहाँ पर ऋणात्मक स्थानांतरण के बारे में थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है, उसे भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटेट कभी भी एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा आपको डिटेल में तभी तैयार रखना होगा। ठीक है, सीटेट के लिए तो ऋणात्मक स्थानांतरण को बोलते हैं निषेधात्मक स्थानांतरण। ठीक है, आप अगर निषेधात्मक स्थानांतरण बोले या ऋणात्मक स्थानांतरण बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक स्थानांतरण का दूसरा नाम जो है वो निषेधात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा कि जब पूर्व में, इस नोट को ध्यान रखना है ना। ठीक है, आगे जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो वह उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले से आपने कुछ सीख रखा है और उसे उसके बाद आप कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपने, ध्यान से सुनिएगा, पहले आपने जो कुछ भी सीख रखा है, अब कुछ नया आप सीखने जा रहे हैं और वो जो पहले से सीख रखा है उसकी वजह से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है नए वाले ज्ञान में, तो इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे या निषेधात्मक स्थानांतरण कहेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल हम लोग क्या यहाँ पर ले सकते हैं, कि जैसे कि हमने अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखी। ठीक है, तो अंग्रेजी कीबोर्ड पर जब भी हम लोग टाइपिंग सीखते हैं तो उसके बाद अगर हिंदी कही जाती है टाइपिंग करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, सीख जाते हैं, लेकिन कि पहले बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर अंग्रेजी टाइपिंग हमने सीख ली है पहले और फिर उसके बाद उसी पर हम हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और यही है ऋणात्मक स्थानांतरण। इसी को ऋणात्मक स्थानांतरण कहिए या निषेधात्मक स्थानांतरण कहिए, बात एक ही है। तो इस तरीके की कोई भी ज्ञान जो पहले से अर्जित ज्ञान, पहले से कोई अर्जित ज्ञान है और वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है या बाधक बन रहा है तो उसे आप निषेधात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण दोनों में से कोई भी एक कहिए, कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा। तो देखिए अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब तक आप लास्ट तक सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। कुछ लोग सिर्फ वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देख करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे तो सीखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी चैनल पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बिताएंगे तो वहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन आपको देखने होंगे तभी कुछ सीखने को मिल सकता है। अब देखिए ऊपर से आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली, जैसे ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया, निषेधात्मक स्थानांतरण हो गया, और रही बात नैमित्तिक अनुबंधन की। ठीक है, और उसके पहले यहाँ पर आपने देखा कि सभी जो मतलब कि मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग किस किस पर किया है उसको आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर याद करने के लिए सीखा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा समय लगता है, तो बस आप थोड़ा सा समय देंगे तो जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर चौथा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ऑप्शन ए है परिपक्वता व आयु, बी है समवयस्क समूह, सी है संचार के साधन और डी है अध्यापक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। देखिए अध्यापक, इसमें सबसे बेस्ट आंसर परिपक्वता व आयु होता है, अधिगम को सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करता है। समवयस्क समूह, संचार के साधन और अध्यापक ये इतने सुटेबल आंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सुटेबल आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो यहाँ पर होगा वो है आपका ए ऑप्शन, परिपक्वता व आयु। परिपक्वता व आयु जो है ये अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पांचवा नंबर। अब देखिए यहाँ पर बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन छठवां नंबर से बढ़ने से पहले जो अधिगम के बारे में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर कुछ लिखा भी है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कुछ आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, नोट कर लीजिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्ति का पूर्व में अर्जित ज्ञान व कौशल, ठीक है, व्यक्ति का पहले से उसने कोई ज्ञान अर्जित कर रखा है, पहले से कुछ सीख रखा है, तो वो भी जो है अधिगम को मतलब कि कोई अगर नया चीज़ सीखना है तो उसमें भी वो प्रभावित करता है। और व्यक्ति की बुद्धि, साथ ही परिपक्वता व आयु, तो आपको पता ही चल गया कि ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर ये जो इतने पॉइंट लिखे हैं, इतने अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी
जो है हेल्पफुल होंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का पूर्व में अर्जित ज्ञान, व्यक्ति की बुद्धि और परिपक्वता एवं आयु, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? ऑप्शन ए है आवश्यकता, बी है उद्देश्य, सी है अंतर्नोद और डी है प्रेरणा। तो बताइएगा अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या होगा? फिफ्थ का राइट आंसर होगा अंतर्नोद। क्या होगा? अंतर्नोद। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? आपको अर्जित प्रेरक का एक उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, पुरस्कार, बी है विश्राम, सी है रुचि और डी है भूख। तो पुरस्कार, विश्राम, रुचि और भूख में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, पुरस्कार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो पुरस्कार है ना, पुरस्कार, ये उदाहरण है अर्जित प्रेरक का, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7th नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है, 7th नंबर देखिएगा, सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका, इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी है शीघ्र सीखता है, सी है ध्यान से करता है और डी है प्रसन्न रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 7th का जो राइट आंसर होगा, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक जो होगा वो ये है कि इसमें बात सशक्त की कर रहे हैं ना, यानी कि वो शीघ्र सीखेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी ही सीख जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शीघ्र सीखता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात की गई है, 2005 की बात की गई है। ठीक है, 2005 की बात की गई है और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स में नोट रखिएगा, इसको हाईलाइट रखिएगा। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ठीक है, NCF 2005 में जो कला शिक्षा है इसको विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी ऑप्शन दे रहा है कि छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी है केवल ए सही और डी है दोनों ए और बी सही है। तो बताना है आपको कि NCF 2005 में कला शिक्षा को अगर विद्यालय में जोड़ा गया है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 8th का। देखिए एक तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी प्रशंसा करना, ये भी है। ठीक है, एक उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसको विकसित करना। तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन इंक्लूड है, ए और बी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक है, सभी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि लिखी है कि कितने से कितने, नोट कीजिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सामान्य बुद्धि वालों की है 90 से 109, बी है 120 से 130, सी है 80 से 89 और डी है 70 से 79, यानी 70 to 79। ठीक है, तो बताना है कि सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है ना, सामान्य बुद्धि लब्धि वो है 90 to 109। ठीक है, 90 से 109 के बीच में, 90 से 109 के बीच में होती है सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारण की संख्या क्या है? ठीक है, बुद्धि के कारण की संख्या कितनी है? तो त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए है 90, बी है 100, सी है 120 और डी है 105, यानी 105। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारण की संख्या कितनी होगी? तो भैया याद रखिएगा 120 होगी। कितनी होगी? 120, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है सहनशीलता, बी है संवेगात्मक अस्थिरता, सी है अनियमित दिनचर्या और डी है आत्मविश्वास में कमी। तो अच्छे समायोजन की जो विशेषता होती है, देखिए आत्मविश्वास में कमी तो हो ही नहीं सकता, अनियमित दिनचर्या है, ये अच्छे समायोजन की विशेषता हो ही नहीं सकती। ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता ये भी नहीं हो सकता। आपका होगा क्या? सहनशीलता, सहनशीलता ही अच्छे समायोजन की विशेषता होगी। ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा। आप लोग यहाँ पर ए सेलेक्ट कीजिए, सहनशीलता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, बी है वैधता, सी है वस्तुनिष्ठता और डी है उपर्युक्त सभी।
अब देखिए उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन जो होता है, नोट कीजिएगा, इसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, यानी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता सभी होंगे। तो कोई एक ऑप्शन तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते, सभी सेलेक्ट करना होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने, यहाँ पर 4 मनोवैज्ञानिक आपको दिए गए हैं, किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके पास है रूसो, बी है कर्ट लेविन, सी है पावलोव और डी है फ्रायड। ठीक है, तो अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए थे, याद रखना है आपको, कर्ट लेविन ने। किसने दिए थे? कर्ट लेविन ने दिए थे अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कर्ट लेविन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं, कितने होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान? ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 7 और डी है 8। तो नोट कीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं कितने? 6 होते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, और इस कथन को बताना है कि किसने कहा है। ठीक है, तो कथन तो ये है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्ष में हो रहा है। ये कथन किसका है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्ष में हो रहा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सी है कोठारी आयोग और डी है मुदालियर आयोग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ठीक है, कि भारत के भाग्य का निर्माण कहाँ हो रहा है? उसकी कक्ष में हो रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, 16 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 16 नंबर है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी, कितनी होगी? ऑप्शन ए है 1/10, बी है 1/3, सी 1/2 और डी है 3/4। तो कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? तो नोट कीजिएगा, गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? 1/3, यानी 1/3 होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी एनसीएफ से ही रिलेटेड है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ये जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का अधिनियम है, ये किसने किया है? लोकसभा, राज्यसभा या भारत की संसद द्वारा? तो ये किया है भारत की संसद द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारत की संसद द्वारा। ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु कितनी है? ठीक है, तो जन्म से 2 माह, 18 माह से 2 माह लिखा, ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, ये गलती से बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये 18 माह से 2 वर्ष। बी है जन्म से 1 माह, सी है 4 से 8 माह और डी है 8 से 12 माह। तो बताना है कि पियाजे के संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 नंबर का। नोट कीजिए, 18 माह से 2 वर्ष तक। कब तक? 18 माह से 2 वर्ष तक। 18 वर्ष ना सोचना, ठीक है, 18 माह यानी 18 महीने की बात कर रहे हैं, और यहाँ से लेकर के 18 महीने से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष। ठीक है, और 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने। कितने? 24 महीने। और ये ऑप्शन इस तरह से ना देख करके ऐसे भी दे सकते हैं, 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक, तो भी सही होगा, या 18 माह से लेकर के 2 वर्ष तक कहें तो भी सही है। एक ऑप्शन आपसे ऐसे भी कह सकते हैं इसी को कि 1.5 वर्ष से लेकर के 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। हर तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल
नहीं है। ऑप्शन ए है अभ्यास का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है तत्परता का नियम और डी है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो देखो जो अधिगम थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम है ना, ठीक है, वो कितने हैं? 3 हैं। तो ऊपर के जो 3 लिखे हैं ना, वो ऑप्शन ही मैंने इस तरीके से लिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, सबसे पहले तो समझिए कौन से उन नियमों में नहीं है। तो ये जो डी है ना, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये उन थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब शामिल कौन कौन से हैं? तो ऊपर के जो ए बी सी लिखे हुए ना, इनको अपने नोट्स में ऐसे ही लिख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। तो पहला कौन सा है? अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। तो तीनों सीरियल से मैंने ऐसे ऑप्शन लिए कि आपको याद करने में आसानी हो। तो ऊपर के 3 ये जो है उनके नियम में है, लेकिन ये डी ऑप्शन जो है ये उसके नियम में शामिल नहीं है। यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, ये सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है पावलोव, बी है स्किनर, सी है कोहलर और डी है कर्टलेबिन। तो देखिए, जब भी अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा बात करें, ठीक है, तो ये दिया है किसने? कोहलर ने। किसने दिया है? कोहलर ने, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। और आप लोग उसको उसी तरीके से याद रखिएगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। अब कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया था भाई? चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। क्या था? सुल्तान। ये भी आपको याद रखना है। कितने चिंपैंजी थे? 6 लोग, 6 चिंपैंजी। कितने चिंपैंजी लिए थे? 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, ठीक है। आगे को अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ऑप्शन ए है 5 अवस्थाएं, बी है 4 अवस्थाएं, सी है 3 अवस्थाएं और डी है 6 अवस्थाएं। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में व्याख्या की। कितनी? 4। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब वो 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? तो देखिए भाई, ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और जब बालक वातावरण से अंतःक्रिया करता है उसी क्रम में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। और पियाजे ने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अब वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? यहाँ पर आपके सामने रेड कलर में लिखा हुआ है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। इसका समय कब से कब तक होता है? तो जन्म से 2 वर्ष होता है संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका होता है 2 से 7 वर्ष तक का समय। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, 1 मिनट, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये समय है 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से ऊपर का समय होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये चारों अवस्थाओं के बारे में आपने यहाँ पर देखा। इन चारों अवस्थाओं को अपने नोट्स में नोट रखिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है परियोजना, बी है अवलोकन, सी है खुले अंत वाले प्रश्न और डी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। 22 का राइट आंसर नोट कीजिए। 22 का होगा डी ऑप्शन, ठीक है भाई, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी ये 3 हैं, इनको आप अपने नोट्स में नोट रखिए। परियोजना, अवलोकन, खुले अंत वाले प्रश्न, ये उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य है, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर तो आपने डी लगा लिया, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये किसके अंतर्गत आता है? मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? तो मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, नोट कीजिएगा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अधिगम में अशक्तता के, बी है अधिगम में असुविधा के, सी है अधिगम में कठिनाई के और डी है अधिगम में समस्या के। तो आपको बताना है कि कैसी जो है लक्षण, किस प्रकार का लक्षण है। तो देखिए, अधिगम में अशक्तता के लक्षण है, ठीक है। क्या है? अधिगम में अशक्तता के लक्षण है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर के प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है?
पहले से कोई योजना प्रचलित है, अगर उसमें आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी जोड़ना है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए है साम्य धारण, बी है आत्मसातकरण, सी है संगठन और डी है समायोजन। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो ये है आत्मसातकरण। क्या होगा? बी ऑप्शन, आत्मसातकरण होता है। प्रचलित योजनाओं में कोई अगर नई जानकारी जोड़ना है तो उसे आत्मसातकरण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बात कर रहे हैं परवर्ती बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24, सी है 6 से 11 वर्ष और डी है जन्म से 6 वर्ष। तो नोट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी, परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी, तो ये है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक का जो समय होता है ये होता है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन मिलने मुश्किल हैं। इसको अपने नोट्स में नोट रखिएगा। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी ये 6 से 11 वर्ष तक का समय होता है। 6 से 11 वर्ष तक का समय बच्चों का परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर है सीडीपी में आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, बी है अभिसारी चिंतन, सी है स्मृति आधारित चिंतन आधारित और डी है अनुकूलन चिंतन, अनुकूल चिंतन। तो बात कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है अगर आपने पहले की क्लास की होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, देखिए फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है ये अपसारी चिंतन। ठीक है, किसे कहते हैं? अपसारी चिंतन को ही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि आपसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो इन चारों में राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन से संबंधित होगा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट 27, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है? मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिखने में काफ़ी कमी होती है। ठीक है, देखा होगा ठीक से लिखते नहीं है। ठीक है, और राइटिंग साफ नहीं होती है, लिखने में भी दिक्कत होती है, बोलो क्या लिखते कुछ और ही है। तो इस प्रकार की जो अयोग्यता है बच्चों में, इस प्रकार की जो कमी है वो किसका लक्षण है? ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, बी है डिसकैल्कुलिया, सी है डिस्ग्राफिया और डी है डिसलैक्सिया। तो देखिए इसमें जो सबसे आसान वाला है, सबसे पहले हम लोग आंसर की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी लिखावट में कोई अगर कमी है, ठीक है, तो ये होगा डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, और डिस्ग्राफिया होगा इसका राइट आंसर। लेकिन इसके ऊपर एक ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो डिसकैल्कुलिया है ना, जब भी गणितीय संबंधी कोई अयोग्यता होती है बच्चों में, ठीक है, यानी कैलकुलेशन करने में, ठीक है, और जोड़ने घटाने में, ठीक, तो जब भी गणितीय संबंधी कोई अयोग्यता है बच्चे में तो उसे डिसकैल्कुलिया कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लिखावट संबंधित योग्यता में कमी, तो आपका डिस्ग्राफिया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये नोट क्या है? नोट में कि डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? ये है समन्वय विकार से। सभी कुछ लिखा है। डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया देखिए गणना विकार, मैंने अभी आपको बताया ना, गणितीय संबंधी अयोग्यता। और डिसलैक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है। आपने ऊपर यहाँ पर जो डिसलैक्सिया देखा ना, ठीक है, डिसलैक्सिया ये है पठन संबंधी विकार, यानी पढ़ने में लिखने में, पढ़ने में जो दिक्कत हो, पठन संबंधी, पढ़ना लिखना नहीं बोलना। ठीक है, दोनों एक साथ मत बोलना। अगर पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को तो डिसलैक्सिया है, लिखने में दिक्कत है डिस्ग्राफिया है, और गणितीय संबंधी कोई विकार है या अयोग्यता है तो डिसकैल्कुलिया है, और समन्वय विकार है, ठीक है, तो वो डिस्प्रैक्सिया है। चारों चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? मतलब वंचित समूह के बच्चे हैं, ठीक है, और जो सामान्य विद्यार्थी हैं आपको उनके साथ ही इनको पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय एक ही है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन में आपको समावेशी शिक्षा ही ढूंढना है। जैसे ही समावेशी शिक्षा देखो उसी को राइट आंसर सेलेक्ट करके टिक मार दो, बस बात खत्म। ठीक है, अब आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए क्या क्या है। विशेष शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अपवर्जक शिक्षा है। मिला ना इसमें कहीं समावेशी शिक्षा? कहाँ पर मिला? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय सिर्फ यही है कि समावेशी शिक्षा आपको प्रदान करना है, ठीक है, प्रोवाइड करनी है। 29 नंबर, अब देखिए फिर से एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण, बात कर रहे हैं गणित शिक्षण, संकीर्ण उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है संकीर्ण उद्देश्य? ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित
दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बी है बीजगणित समस्या पढ़ाना, सी है परिकलन व मापन पढ़ाना, और डी ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 है, इसके अकॉर्डिंग विद्यालय में गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, डी ऑप्शन, संख्यात्मक कौशलों का विकास। ठीक है, आगे क्वेश्चन, और ये 30 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? शैशव काल की बात कर रहे हैं, जन्म से 1 वर्ष, बी है जन्म से 3 वर्ष, सी है जन्म से 2 वर्ष, और डी है 2 से 3 वर्ष। तो आपको बताना है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। 30 नंबर का राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। देखिए, कहीं कहीं जन्म से 5 वर्ष भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जन्म से 5 वर्ष। तो आपको ऑप्शन चेक करना है क्या है। अगर ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष है, देखिए दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मैच भी करेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा कि जन्म से 2 वर्ष भी हो, जन्म से 5 वर्ष हो, नहीं, ऐसा मुश्किल ही है। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जन्म से 2 वर्ष है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर लिखा है जन्म से 5 वर्ष, तो आप राइट आंसर जन्म से 2 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, 2 से 3 वर्ष होगा नहीं, जन्म से 3 वर्ष होगा नहीं, जन्म से 1 वर्ष होगा नहीं, याद रखिएगा जन्म से 2 वर्ष ऑप्शन होना चाहिए, या फिर जन्म से 5 वर्ष होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन मिलता है उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन हो गए, और 30 में उम्मीद है आप लोगों के जो है 27 28 प्लस रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर हो, साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही साथ आप अगर सर्च करके जुड़ना चाहें तो डेसिमल लिखिएगा, डेसिमल 004, आप इसे सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम पर, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स, PDF, MCQs, साथ ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी किया जाएगा। और साथ ही अगर आपने हमारा जो चैनल है डेसिमल GS स्टडी प्लेटफॉर्म, इसको नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल समय नहीं देते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन में हमारा पूरा कवर हो जाए, तो ये तो असंभव है 1 या 2 क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा समय दिया करिए वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।